सुनिएगा। आपको क्या करना चाहिए, जब आप अपना बोर्ड एग्जाम कर रहे हैं तब तो आपने क्वेश्चन पूरा पेपर पढ़ लिया और उसको सेलेक्ट फिल्टर कर लिया कि पहले मुझे ये वाले सवाल करने हैं, उसके बाद में मैं ये करूंगा, और फिर आप अपना काम करने लगे। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, काम तो यहाँ पर भी यही करना है, इजी वाले पहले करने हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि इजी क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर ले आप पढ़ पढ़ के, कि एक बार पहले मैं पूरा पेपर पढ़ के छाट के अलग कर दूं और उसके बाद करूंगा। ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ क्वेश्चन को रीड करेंगे और हाथों हाथ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे ये क्वेश्चन इजी लग रहा है या नहीं लग रहा, डिफिकल्ट लग रहा है क्या, इस क्वेश्चन को अभी करना चाहिए या इस क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन वहां पर आप ये कहते हैं कि इसको पहले करूंगा, इसको बाद में करूंगा। जिसको पहले करूंगा उसको अलग छाट लेते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये डिसीजन लेना है कि इसको अभी करना है या बाद में करना है। ये ध्यान रखिए, ये दो में से एक डिसीजन लेना है आपको, ठीक है। जिस क्वेश्चन को आप अभी करना चाहते हैं, जिसको तुरंत करना चाहते हैं, मतलब पढ़कर उसका अगर आपको लेवल डिसाइड करना है कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, ये मेरे कंफर्टेबल जोन का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का रिवीजन मेरा बहुत अच्छा होता है और मुझे ये प्रोफाइल या ये कॉन्सेप्ट आता है, उसको सॉल्व करो। और उस क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि ये आपके मोस्ट कंफर्टेबल जोन का क्वेश्चन है। अब आप इस स्क्रीन को देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस नजर आएंगे क्वेश्चन पेपर में। एक वो क्वेश्चन होगा जिससे आप बहुत कंफर्टेबल होंगे, है ना, उस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं टिक वैरायटी, जिसको इजी कैटेगरी में रखा जाए, इजी या स्लाइटली अबव एवरेज, ठीक है। जो आपको आता है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही होगा, इसमें मेरी गलती नहीं हो सकती। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपकी कंफर्टेबिलिटी कम होगी, लेस कंफर्टेबल होंगे, डिफिकल्ट लग रहे होंगे, या फिर आपको उन क्वेश्चंस में डाउट आ रहा होगा, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन आता तो है लेकिन ये टाइम ज्यादा लेगा, इतना टाइम मुझे अभी देना पॉसिबल नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को अभी नहीं करना चाहते, उस क्वेश्चन को आप बाद में करना चाहते हैं, इस वेराइटी का क्वेश्चन होगा। और इस वेराइटी को मैं बोल रहा हूँ सर्किल वेराइटी क्वेश्चन, ठीक है। एक ये नाम डिफाइन कर रहे हैं, सिंबल डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। और तीसरे वेराइटी के वो क्वेश्चंस होंगे जिनको पढ़कर आपके सिर पर से बाउंसर निकल जाए, आपको लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, सर ने तो बोला था इस चैप्टर का आएगा, ये पता नहीं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको कहाँ से स्टार्ट करना है समझ में ही नहीं आ रहा, है ना, जिसका कोई सिरा ही समझ में नहीं आता। आप पढ़कर तो गए कोई और चीज, निकल आया कोई और चीज। साइंस के पेपर में क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री का, अब आप उसको कैसे करोगे, मतलब कुछ नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं मैं, ऐसा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आता, उस पर आप कितना भी टाइम दे दो आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ क्रॉस वेराइटी, ठीक है। ये 3 वेराइटी के क्वेश्चन हो गए। पहला कौन सा, टिक वेराइटीज, जिसको मैंने राइट का निशान लगा रखा है, दूसरा सर्किल वेराइटी, और तीसरा क्रॉस वेराइटी। टिक वेराइटी वो वेराइटी है जो मोस्ट कंफर्टेबल जोन का क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से आता है, और आपके पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वेराइटी के मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना इजी और अबव एवरेज कैटेगरी मिलाकर लगभग 70% पेपर बन जाता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वेराइटी के मिलेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ो, आपको लगा टिक वेराइटी, आप उसको सॉल्व करो, उसका आंसर निकालो, इमीडिएटली सॉल्व करना है उसको, जब आपने पढ़ा ना तभी सॉल्व कर लेना है। अगर आपका हार्ड कॉपी में पेपर है, पहले मैं हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूं, जैसे नीट का एग्जाम हार्ड कॉपी में होता है, ओलंपियाड के एग्जाम्स हार्ड कॉपी में होते हैं, पेन पेपर मोड में होते हैं, जेई का एग्जाम ऑनलाइन होता है, ठीक है। आप सब भी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस में क्या कलर कोड होता है वो मैं अभी यहाँ पर समझा दूंगा, लेकिन जब आपको पेपर पेन मिला हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन बुकलेट है उसी में आंसर को मार्क कर दो। ओएमआर अलग मिलती है, आंसर शीट अलग मिलती है भरने के लिए, है ना, जो जैसा आपके स्कूल में अगर ओलंपियाड के एग्जाम्स होंगे या आप नीट का एग्जाम दोगे तो वहां पर ओएमआर अलग मिलेगी आपको आंसर शीट भरने के लिए। तो आपको क्या करना है, ओएमआर अभी नहीं भरनी, अभी आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता है, सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, क्वेश्चन बुकलेट में आंसर को मार्क कर दीजिए, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आया, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आया, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, वो भी इन्हीं 3 वेराइटी में से कोई एक वेराइटी होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, पढ़ना है, सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करो, आंसर निकालो, उसको टिक कर दो, ऑप्शन को टिक कर दो, वही बुकलेट में, अभी आंसर शीट में नहीं गए हैं अपन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पर आए आप, फोर्थ क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको आता तो है, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे ये टाइम ज्यादा लेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इस वाले क्वेश्चन में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं है, या इसका रिवीजन मेरा बहुत अच्छा नहीं हो पाया, इसमें मुझसे गलती होने के डाउट्स मेरे चांसेस ज्यादा है, या मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा।
अभी इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आता तो है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। तो सर्किल वेराइटी का क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो और क्वेश्चन नंबर पे जो 4 नंबर लिखा हुआ है ना, 4 पे सर्किल करो। ये सर्किल आपको याद दिलाएगा कि ये वो क्वेश्चन है जो आपको आता था लेकिन आप इसे बाद में करना चाहते थे, तो आपने उसको सर्किल कर दिया। और 5वां क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लगा मुझे बिल्कुल नहीं आता, टाइम भी मिल जाएगा तो भी नहीं करूंगा, मैं सर्किल वाले क्वेश्चंस करूंगा लास्ट में, तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस कर दो। तो आप ये क्रॉस कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका जब इतने सारे क्वेश्चन का पेपर हो जिसमें 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन आ रहे हो, तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस को बाद में करना चाहते हैं और कुछ क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं, तो वो आपको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि बाद में आप ये ढूंढो बार बार कि कौन सा बाद में करना था, कौन सा छोड़ना था, उनको रीड करोगे तो एक क्वेश्चन जिसमें 4-5 लाइन लिखी हुई है, 4-5 लाइन के क्वेश्चन को रीड करके समझने में ही आधा मिनट से ज्यादा लग जाएगा, तो टाइम वेस्ट होगा। तो अभी एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, तो हम दोबारा क्यों उसको डिसीजन लेते वक्त, छोड़ने का डिसीजन लेते वक्त दोबारा पढ़ेंगे, अभी डिसीजन ले लेते हैं, तो उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो ये आपका हुआ फर्स्ट राउंड ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग। अगर 3 घंटे का पेपर है तो आपको लगभग 70% क्वेश्चन टिक वाले मिलेंगे। 70% का मतलब हो गया कि 3 घंटे में से लगभग 2 घंटे में आपका एक बार पूरा पेपर आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा, और आप इस राउंड में, इसको मैं फर्स्ट राउंड ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग बोलता हूं, और इसमें फर्स्ट राउंड में आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, केवल टिक वाले। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत इजी थे, लेकिन जिन क्वेश्चंस को डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बीच में साथ में मिक्स कर रखा था और एक मिसिंग टाइल सिंड्रोम में वो डिफिकल्ट ही नजर आ रहा था, तो मैंने क्या किया, उस डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चन से आंख मींच ली, उसको पीछे सरका दिया करने के लिए, और जो जो इजी मिल रहे हैं उनको सेलेक्ट करके सॉल्व करता जा रहा हूं। इनमें मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। अगर ये सारे क्वेश्चन भी मैंने कर लिए और अगर 100% एक्यूरेसी के साथ कर लिए, तो यकीन मानकर चलो बच्चों, आप टॉपर्स में होंगे, टॉप 100 में रैंक लेकर आओगे, जो भी एग्जाम दे रहे होंगे आप, जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, यकीन मानकर चलिए। ठीक है, गलती नॉर्मली इन्हीं क्वेश्चंस में होती है, बच्चे के नेगेटिव नहीं होने चाहिए, वो यहीं जाकर फंस जाता है। वो सर्किल और क्रॉस वाले क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा टाइम लगा देता है, और इस वजह से उसके टिक वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, और हड़बड़ी में या तो वो छूट जाते हैं, पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाता, या फिर वो उन क्वेश्चंस को गलत कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उस बच्चे के साथ हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अब अब ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, अब आपका 2 घंटे का टाइम लगभग इसमें जाएगा। अब जो बात का टाइम बचा उसमें अब आप सर्किल वाले क्वेश्चंस पर आओ। अब एक सर्किल वाला क्वेश्चन उठाओ, सर्किल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर्किल वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट, अब जब आप सर्किल वाला पढ़ रहे हो सेकंड राउंड में, तो या तो उसको सॉल्व करना है या क्रॉस कर देना है। अब ये नहीं कि सर्किल वाले को भी बात के लिए सरका दिया, सेकंड सर्किल लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है, ऐसा नहीं। तो सर्किल वाला पढ़ो, उसका आंसर निकालो, आता है तो सॉल्व कर दिया, उसका आंसर टिक कर दिया, आगे बढ़ जाओ, नहीं आता है तो क्रॉस कर दो। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाइए, और अब आप अपना सेकंड राउंड भी पूरा कर लीजिए। ठीक है, पूरा हो जाने के बाद भी अगर आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है, तो फिर कुछ क्रॉस वाले क्वेश्चंस जो 2-5 हो सकते हैं आपके पेपर में, उनको उठाकर देख लो, ताकि भाई अगर टाइम ही बच रहा है तो फिर देख लेते हैं, अगर टाइम बचेगा ही नहीं तो क्रॉस वालों पर बिल्कुल एनर्जी नहीं लगानी। तो लास्ट में हमारा अगर कोई क्वेश्चन पेपर में छूटेगा तो वो कौन सा छूटेगा बच्चों, क्रॉस वाला छूटेगा। ठीक है, टिक वाले और सर्किल वालों से हम निकल चुके होंगे, और क्रॉस वाला तो हमें आता ही नहीं था। अगर वो छूट भी जाए तो क्या टेंशन, छूटना कौन सा नहीं चाहिए, टिक वाला नहीं छूटना चाहिए। सर्किल वाले में भी जो बहुत लंबा है, अगर वो छूट जाए तो गम नहीं है, लेकिन क्रॉस वाला ही छूटना चाहिए, टिक वाला तो छूटना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए। यानी पहला हमने क्या कंसेप्ट फॉलो किया, क्वेश्चन सिलेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे स्कूल एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ओलंपियाड हो, जेई हो, नीट हो, तो हमने क्वेश्चन सिलेक्शन पर फोकस किया। ठीक है, इस तरीके से काम कीजिए। अब अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं, पेन पेपर बोर्ड पर एग्जाम दे रहे हैं, तो 2.5 घंटे तक अपना पेपर अटेम्प्ट कीजिए, और 2.5 घंटे के बाद फिर आप अपनी ओएमआर भरिए। एक क्वेश्चन का आंसर अपनी ओएमआर में सर्किल करते जाइए। ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन 1 किया तो उसकी ओएमआर में डार्क कर दो, फिर 2 किया उसको ओएमआर में डार्क कर दो, उसमें टाइम ज्यादा लगता है।
सॉल्व करने के लिए अलग पेन यूज करते हैं, ओएमआर भरने के लिए अलग पेन या पेंसिल यूज करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो कि ये उठाया फिर ये पेन रखा और ओएमआर भरी फिर वापस से क्वेश्चन पढ़ने पर आए, ऐसा नहीं। एक बार लगभग 2.5 घंटे तक पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करो और उसके बाद आप ओएमआर शीट भरना शुरू करो। लगभग 10 से 15 मिनट ओएमआर शीट भरने में लगेंगे और उसके बाद फिर बचे हुए टाइम में फिर से क्वेश्चन पेपर पर आ जाओ और जो सर्किल वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। और अब आप सर्किल वाले क्वेश्चन जो लास्ट के 15 मिनट में कर रहे हो, इसमें हाथों हाथ आंसर ओएमआर में डालो। तो लास्ट के 15 मिनट में 2-5 क्वेश्चन ही कर पाओगे, तो उनको तो हाथों हाथ ओएमआर में डालते जाओ और पहले आप लगभग 2.5 घंटे तक पेपर सॉल्व करके फिर ओएमआर। तो इस तरह से पेन पेपर मोड का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब अगर ऑनलाइन पेपर की बात करें, जैसे जेई के बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देंगे, ठीक है, तो मैं आपको अब एक चीज बताता हूं कि ऑनलाइन में क्या करना है। अब जैसे आप सभी बच्चे ऑनलाइन की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो टिक सर्किल क्रॉस मेथड है ना, ये ऑनलाइन में ऑटोमेटिकली बना हुआ है। जैसे ही आप पेपर खोलते हो, आपको क्वेश्चन का जो एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें सारे क्वेश्चन नंबर लिखे हुए होते हैं, उसमें सब में ग्रे कलर होता है, व्हाइट बोल लो या ग्रे बोल लो। जब तक कि आप उस क्वेश्चन को टिक नहीं करते हो, क्लिक नहीं करते हो, क्लिक करने के बाद वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन भी रीड कर लिया, दूसरा भी रीड कर लिया, तीसरा भी रीड कर लिया, तो रेड 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 नजर आने लग जाता है। अरे भाई, रीड करके डिसीजन लेना है कि अभी करना है या बाद के लिए छोड़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 आपने ओपन किया, आपका जैसे ही क्वेश्चन ओपन किया वो रेड हो गया। अब आप उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो। अगर आपको आ गया ये टिक वैरायटी का क्वेश्चन है तो उसका आंसर मार्क कर दो, और जैसे ही आंसर मार्क कर दोगे अगले क्वेश्चन पर जाओगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये आप जानते हो, है ना। तो कलर कोडिंग से ऑटोमेटिकली बना हुआ है। तो जैसे ही क्वेश्चन का आंसर किया आपने, टिक वैरायटी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर भी मार्क कर दिया, वो ग्रीन हो गया, ठीक है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, वो सर्किल वैरायटी का है, सपोज आप उसको बाद में करना चाहते हो तो उसको रेड छोड़ दो, तो रेड कलर इंडिकेट करेगा कि भाई ये मैंने पढ़ लिया। लेकिन यहाँ एक और चीज है, अगर आप बाद में करना चाहते हो तो एक ऑप्शन में और आता है, रिव्यू फॉर लेटर ऑन, है ना, टू बी रिव्यूड लेटर, उसका पर्पल कलर होता है। तो आपके सामने 2 चॉइस हैं, सर्किल वाला क्वेश्चन था, आपने सॉल्व भी कर लिया, आंसर भी निकाल लिया, लेकिन आपको डाउट हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, वो पर्पल कलर होता है। तो जितने भी सर्किल वाले क्वेश्चंस हैं उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दो कि इनको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। और जो क्वेश्चन रेड कैटेगरी का है, जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, उसको आप रेड छोड़ दीजिए। सारे क्वेश्चन को एक एक करके रेड मत करो, वरना आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा, शुरू के 10 मिनट बेकार हो जाएंगे। फिर से एक एक क्वेश्चन खोलकर देखना पड़ेगा आपको और आप कंफ्यूज होते रहोगे कि मैं क्या करूं। ओके, नील बोल रहे हैं कि उनको कुछ इसमें स्क्रीन के इसमें दिक्कत आ रही थी। तो बेटा आपके डाउट्स आप लिख लीजिए, सेशन के एंड में हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं एक बार अपना पार्ट पूरा करता हूँ, आपको सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में अपन बातचीत कर लेंगे। ओके, तो देखिए क्या करना है, आपको ग्रीन कलर करना है। जितने क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं टिक वैरायटी के, उनके आंसर्स निकालो, वो ग्रीन हो जाएंगे, और जिनको बाद में करना है सर्किल वाले, वो ऑटोमेटिकली पर्पल में चेंज हो जाएंगे, उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। तो ये कलर कोड आपका फॉलो होता है और ये सेम कलर कोड ही यूनिवर्सली अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। और यही आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। क्रॉस यानी रेड कलर केवल उसका रखो जो आपने पढ़ लिया लेकिन आप करना नहीं चाहते, उसको रेड में छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप कलर कोडिंग पे काम कीजिए। इसको मैं बोलूंगा टिक सर्किल क्रॉस मेथड। इस मेथड का नाम है टिक सर्किल क्रॉस मेथड। आगे भी कभी अपनी जब भी बातचीत होगी और मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा टिक सर्किल क्रॉस मेथड समझ में आ गया ना, पेपर उसी तरह से करते हो या नहीं करते हो, तो आपको दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि टिक सर्किल क्रॉस क्या चीज है, ठीक है। याद रहेगा, एक बार मुझे बता दो क्या नाम है इस मेथड का। टिक सर्किल क्रॉस लिखकर बता दो। एक बार अगर अपन हाथ से किसी चीज को लिख लेते हैं ना, तो दिमाग में फिट हो जाता है। और जितने भी बच्चे अभी सेशन में हैं, मैं कहूंगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस इंफॉर्मेशन का, तो ये ध्यान रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना अपनी टेबल पर, ठीक है, कि भाई मुझे टिक सर्किल क्रॉस मेथड यूज करना है, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, और ये गलती कभी नहीं होगी, हम पेपर को हौच पौच नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, टिक सर्किल क्रॉस मेथड। गॉट द पॉइंट? हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या नाम है इस मेथड का? टिक सर्किल क्रॉस मेथड। और हर बार इसी मेथड को यूज करना है जब भी हम पेपर देंगे। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के पेपर के लिए टिक सर्किल क्रॉस मेथड यूज किया जाना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द सेम सीक्वेंस वन बाय वन। सीक्वेंस को हौच पौच मत करो। अगर मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट आपके पेपर में मिक्स होकर आ रहे हैं, हर बच्चे का कोई ना कोई कंफर्ट एरिया होता है कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट इजी लगता है, ये डिफिकल्ट लगता है, इसमें मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, इसमें मेरी प्रैक्टिस कम है। उसी ऑर्डर को आपने दिमाग में सेट कर रखा होता है, अपनी प्लानिंग कर रखी होती है।
एकदम से मैदान में जाकर तो प्लानिंग की नहीं जाती। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, पेपर देने लग गए, स्क्रीन के सामने बैठ गए, तो आप मैदान में आ गए, युद्ध के मैदान में आ गए। तो वहां अगर प्लानिंग मत करो, वहां तो जो आपने प्लानिंग कर रखी है ना, एक बार उसके ऊपर स्टिक रहते हुए काम करना शुरू कर दो। हो सकता है कि वो सब्जेक्ट जो सबसे पहले आप करना चाहते हो उसके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आए, तो बहुत डिफिकल्ट आएंगे तो क्या होगा, उसमें मार्क फॉर रिव्यू ज्यादा आ जाएगा, उसमें रेड ज्यादा आ जाएगा, ग्रीन कम आएगा, यही तो होगा ना। कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी प्लानिंग चेंज मत करो। अगर वो डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, केवल आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा आ गई, तो अगर आपने सावधानी रखते हुए इजी क्वेश्चंस को अच्छे से पिक किया और सॉल्व कर लिया, तो बाकी बच्चों के मुकाबले आप अच्छा कर जाओगे। और जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको बाद के लिए छोड़ दिया और आप आगे बढ़ जाइए। फिर टाइम मिलेगा तो उनको कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। किसी भी क्वेश्चन को दिल से मत लगा के रखो कि अरे ये वाला तो आना ही आना चाहिए ना, ये तो मेरा पसंदीदा चैप्टर का क्वेश्चन है। नंबर तो आपको उतने ही मिलने हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए कि सीक्वेंस को हौच पौच मत करिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आइडियल ऑर्डर होना चाहिए, पहले बायो करो, फिर आप केमिस्ट्री करो, और फिर आप फिजिक्स करो। इस ऑर्डर में आप अपना पेपर अटेम्प्ट करो। जो जेई के बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि पहले आप केमिस्ट्री करो, फिर आप फिजिक्स करो, और फिर आप मैथमेटिक्स करो। और जो ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करेंगे बच्चे, तो उनका तो एक सिंगल सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। और अगर मान लीजिए आप कोई स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम में जाते हैं, वहां पर अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो वहां पर आप जो सब्जेक्ट आपको मोस्ट कंफर्टेबल लगता है वो पहले कीजिए, जिसमें क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आ जाए वो सब्जेक्ट उठाइए। जैसे आपको उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मान लीजिए सोशल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो सोशल साइंस को पहले करो, क्योंकि इसमें स्पीड आपकी बहुत फास्ट रहेगी। साइंस के क्वेश्चंस उसके बाद लो, मैथ्स को बाद में रखो, क्योंकि मैथ्स में हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना पड़ता है ना, उसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो इस तरीके से आप काम कीजिए, ओके। डोंट जंप हियर एंड देयर इन द क्वेश्चन पेपर व्हाइल सॉल्विंग द पेपर। एकदम हौच पौच मत करो। आपने केमिस्ट्री खोल लिया, अब पता चला केमिस्ट्री में रेड 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 होता जा रहा है, ब्लू 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 होता जा रहा है, आपको लगा यार गड़बड़ हो रही है, चलो केमिस्ट्री को छोड़ के फिजिक्स पढ़ सकते हैं। सब बिखर जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, आप पेपर में इधर उधर ही चलते रहोगे, उसके पन्ने ही पलटते रहोगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिए और इन्हीं बातों को लेकर आपको काम करना पड़ेगा, ओके। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ऋषित आप लेट ज्वाइन किए हो बेटा, मैंने टिक सर्कल क्रॉस मेथड समझाया है। मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपके कंफर्टेबल जोन का हो उसको सबसे पहले करो, क्वेश्चन पढ़ो, इमीडिएटली सॉल्व करो। अगर आपको आता है तो उसको सॉल्व करो और अपनी बुकलेट में ही आंसर मार्क कर दो। अगर आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी या डिफिकल्ट लगता है, आता तो है लेकिन कॉन्फिडेंस कम है, तो उसको बाद में करना चाहेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सर्किल लगा दो। और ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आता उसको क्रॉस कर दो। इसको मैं बोलूंगा टिक सर्किल क्रॉस मेथड, ओके। आई गेस आपको समझ में आ गया है ऋषित, ओके। ऋषित जस्ट रिस्पॉन्ड, बात आ गई ना समझ में बेटा? राइट, फाइन, थैंक यू, ओके। चलिए, तो इस ऑर्डर में आप अपना पेपर अटेम्प्ट कीजिए। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है। जब आप स्कूल का एग्जाम देते हैं या बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो आपको आंसर को डिटेल में लिखना होता है, ओके। अब वो कैसे दोगे आप? तो देखो, इसके लिए क्या होगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बच्चों। देखो, जब भी आपको बोर्ड एग्जाम देना होगा, बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव आंसर है और हमारे जैसे इंसान ही चेक करते हैं, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर का एग्जाम देते हो तो ऑब्जेक्टिव पेपर को मैनुअल चेकिंग नहीं की जाती है, वो सिस्टमेटिक और सॉफ्टवेयर के थ्रू चेकिंग होती है। ओएमआर शीट में आंसर दिया या कंप्यूटर में आपने पेपर दिया तो वो तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से चेक होता है, उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जब आप जो अपनी बोर्ड एग्जाम देते हो, स्कूल एग्जाम देते हो, वो पूरी तरह से ह्यूमन नेचर का चेकिंग होता है। और ह्यूमन में आप जानते हो मेरा सोच अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। मेरा माइंडसेट अलग हो सकता है, किसी दूसरे का माइंडसेट अलग हो सकता है, किसी तीसरे का माइंडसेट अलग हो सकता है। आज सुबह मैं चेक कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फ्रेश हूँ, कल मान लीजिए मेरा किसी से झगड़ा हो गया और कल जब मैं कॉपीज चेक कर रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैंने सारा गुस्सा आपकी कॉपीज में उतारना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। और एक और चीज बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स कब होते हैं? बोर्ड एग्जाम्स होते हैं यूजुअली अप्रैल मंथ में, मार्च मंथ में। उसके बाद समर वेकेशंस आ जाती है, बच्चे तो समर वेकेशंस पर चल जाते हैं। लेकिन आपके टीचर्स क्या करते हैं? आपके टीचर्स स्कूल में बैठकर अपनी कॉपीज चेक कर रहे होते हैं, आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आप तो 2 महीने की, 1.5 महीने की समर वेकेशंस पर चले जाते हो, लेकिन आपके टीचर्स लगभग 1 महीना अपने स्कूल में बिताते हैं, वहां पर वो काम कर रहे होते हैं, है ना। वर्क प्रेशर बहुत होता है, एक एक टीचर के ऊपर 100-100, 200 कॉपीज को चेक करने का प्रेशर होता है। बोर्ड एग्जाम में तो
स्कूल भी चेंज होता है, उनको किसी दूसरे सेंटर पर जाकर कॉपीज चेक करनी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत स्वाभाविक है कि टाइम प्रेशर, माइंडसेट, इन सब चीजों का इंपैक्ट आए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप कितने इंटेलिजेंट हो ये आपका क्लास टीचर जानता है। तो जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा और उसे पता होगा कि भाई ये उस बच्चे की कॉपी है जो बहुत ही शार्प स्टूडेंट है, मेरी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है, बेस्ट परफॉर्मर है, इसका सारा होमवर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट है, इसको सब कुछ आता है, तो वो आपकी कॉपी को थोड़ा ध्यान से चेक करेगा। ठीक है, आपके एक एक आंसर को अच्छे से रीड करके फिर आपको नंबर देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन टीचर का आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा। लेकिन जब आपकी कॉपी किसी ऐसे टीचर के पास जाए जिसको ये भी नहीं पता हो कि ये बच्चा कौन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा ही होता है, आपकी कॉपी कहीं और जाती है चेक होने के लिए, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपकी कॉपी चेक नहीं करता, उन्हें नहीं पता होता कि ये कौन बच्चा है। तो आपकी कॉपी में वो ध्यान दे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी आपकी अपनी आंसर्स जो है ना वो इतने क्रिस्प होने चाहिए और अटेंशन सीकिंग होने चाहिए, जैसे ही आपका कोई भी एग्जामिनर आपकी बुकलेट को ओपन करे, आंसर शीट को ओपन करे, वो मजबूर हो जाए आपके आंसर्स को पढ़ने के लिए। जल्दबाजी में ये नहीं देखे अरे कहाँ आंसर आया या नहीं आया। नॉर्मली सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे ही होता है, पहले देखेंगे आंसर आ गया, अगर बच्चे का आंसर आ गया तब तो पूरे सॉल्यूशन को थोड़ा सा ठीक ठाक से देखते हुए नंबर देके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आंसर नहीं आया तो वो देखेंगे आंसर तो आया नहीं है, कोई एक दो स्टेप अगर ठीक कर रखे हैं तो उतने मार्क्स दे दो, आगे बढ़ जाओ। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि वो उनका ध्यान जो है वो आपके आंसर की तरफ पहले जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली आंसर फ्रेम कर रखा है, भले ही लास्ट में आपका आंसर जाकर गलत हो गया किसी भी वजह से, तो आपने अपने एग्जामिनर की कॉपी चेकिंग का जो उनका अटेंशन है ना वो अपनी कॉपी में सीख कर लिया। आपने अपनी टीचर का फोकस अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लिया कि भाई मेरी कॉपी पढ़ो, मैंने अच्छे से लिखा है, भले ही मेरा आंसर आया या नहीं आया, दैट इज अ सेकेंडरी इशू, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो टीचर आपकी कॉपी पढ़ेगा उसको मजबूर कर दें कि वो आपकी कॉपी को पढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने आंसर्स जब आप सब्जेक्टिव में जा रहे हो तो बहुत केयरफुली लिखने चाहिए, बहुत क्रिस्प लिखने चाहिए। कई बार मैंने देखा शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें भी बच्चे आधा आधा पेज भर देते हैं, एक एक पेज भर देते हैं। ये अच्छे तरीके से आंसर ड्रॉ करने का मतलब नहीं है। वो टीचर बोलेगा अरे यार इसको 20 वर्ड्स में या 2 लाइन में आंसर लिखना था, इसने एक पेज भर दिया, कौन पढ़ेगा इस पूरी कहानी को? काम की बात देखते हैं इसने कहीं लिख रखी है या नहीं लिख रखी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो हाँ, 2 लाइन का आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप है, आपको 2 लाइन में आंसर देना है तो आप उसको 4 लाइन में दे सकते हो, 5 लाइन में दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसमें भी जो काम की इंफॉर्मेशन है ना वो हाईलाइटेड होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों कि आप टीचर का, एग्जामिनर का अटेंशन अपनी कॉपी में ड्रॉ करें। प्रूव करने के क्वेश्चंस होते हैं, कई बार बच्चों को कोई थ्योरम प्रूव करने को मिलती है, वो थ्योरम उनको प्रूव करने के लिए सर्टेन स्टेप्स हैं, आपको टीचर्स क्लास में बताते हैं, तो उसी फॉर्मेट में आपको अपना प्रूफ देना चाहिए। भले ही लास्ट में जाकर आपका आंसर नहीं आया लेकिन फिर भी आपको वहां पर बताना चाहिए। तो वो अटेंशन सीक करना पड़ेगा। हैंडराइटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अब देखो मैं एक बात बोलता हूँ, हैंडराइटिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ओवर द नाइट आप चेंज नहीं कर सकते। जिस बच्चे की बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, जिसकी नहीं है उसकी नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आप हैंडराइटिंग है ना, तो ऐसी गलती हो ही ना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्टिव आंसर लिखते वक्त मैं आपको पहले तो एक चीज बताऊं, सब्जेक्टिव पेपर में पहले सीक्वेंस बना लो कि पहले मैं इस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। ये तो आप पूरा पेपर रीड करिए और सीक्वेंस बना लीजिए, क्योंकि वहां सफिशिएंट टाइम होता है, फिर उसी ऑर्डर में सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब अगर कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, क्या गिवन है, जैसे मान लीजिए कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, सो व्हाट इज गिवन, ड्रॉ द डायग्राम। अगर उस क्वेश्चन में कोई डायग्राम इन्वॉल्व है तो डायग्राम जरूर ड्रॉ करो, भले ही आपके क्वेश्चन में टू ड्रॉ द डायग्राम, लेकिन अगर उस क्वेश्चन के साथ कोई डायग्राम जुड़ा हुआ है तो डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, आपको पता है क्या होता है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब उसमें लिखा हुआ नहीं था कि ये क्या है डायग्राम ड्रॉ करने को, तो आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करो। मान लीजिए आपने कोई छोटी मोटी कोई एक आध फंक्शन उसका कम भी कर दिया और डायग्राम प्रॉपर बन गया, तो टीचर वहां पर आपको थोड़ा सा फेवर लेते हुए मार्क्स देकर आगे जाएगा। तो ये तरीके होते हैं नंबर कबाड़ने के, जिसको मैं बोलता हूँ नंबर कबाड़ने हैं आपको सब्जेक्टिव पेपर में। तो इसके लिए इन चीजों का ध्यान रखिए। डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सुंदर बना रहे हो, रफ आप पेंसिल की तरह से बनाइए, प्रॉपर बनाइए, प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ बनाए करिए। ग्राफ्स बनाते हैं बच्चे,
ग्राफ में मैं देखता हूँ कि वो ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, एकदम रफ वर्क की तरह से करते हैं। दैट गिव्स वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द टीचर। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए भाई। आपके क्लास टीचर के ऊपर आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन है, ऐसा इंप्रेशन आपको अपने एग्जामिनर के ऊपर भी जमाना है। तो वहां पर आपकी कॉपी रिफ्लेक्ट करेगी कि आप कैसे स्टूडेंट हो। तो आप प्रॉपर स्केल यूज करिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहे हैं, ऐसा फ्री एंड स्केचिंग मत करो, आड़ी टेढ़ी लाइंस मत बनाओ। पता चला 90 डिग्री का एंगल दिखाना था, वो एंगल ही 60 डिग्री दिख रहा है आपका, और आप बोल रहे हो कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। स्ट्रेट लाइन बनानी है, वो स्ट्रेट लाइन ही आपकी कर्व में जा रही है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए, और डायग्राम को लेबल जरूर कीजिए। लेबल का मतलब होता है, जैसे अगर आपने कहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट ओ ओरिजिन लिखिए, वहां पर ओ लिख दीजिए, एरो लगा के इधर एक्स लिखिए, उधर लगा के वाई लिखिए। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो जरूर आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में इस तरह के स्केचिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए बायो में कोई डायग्राम बनाया, तो कोई छोटी छोटी चीजें आपको वहां पर ड्रॉ करनी होती हैं, उनके जो मेन इंपॉर्टेंट सब पार्ट्स हैं उनको हाईलाइट करके वहां पर एरोज लगा के उनके नाम लिखिए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रूव करना है तो क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, ये वहां पर लिखिए। क्या प्रूव करना है, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपको निकालना था, उसमें कोई वेलोसिटी निकालनी है, सो टू रिक्वायर दैट वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो इस तरह की चीजें लिखिए। अजम्पशंस अगर आपने कुछ लिए हैं वो लिखिए। लेट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज u मीटर पर सेकेंड। यूनिट का जरूर ध्यान रखिए, है ना। इस तरह के अजम्पशंस वहां पर आप जरूर लिखिए कि क्या अजम्पशन है। कई बार बच्चे सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो पहले उस फॉर्मूले में आप मानकर चलते हो, अरे हमें पता है कि v का मतलब वेलोसिटी है, तो एग्जामिनर को भी तो पता होगा। पता तो है, लेकिन भाई एग्जामिनर आपका टेस्ट ले रहा है, उसको तो पूरा आंसर भी पता है, उसको तो सोल्यूशन भी पता है। फिर आप आंसर ही क्यों लिख रहे हो? अरे भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो, आपको तो पता ही है क्या आंसर है, दे दो नंबर ऐसे ही। ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको प्रॉपरली वहां पर एजम्पशंस क्या लिए जा रहे हैं ये भी लिखना चाहिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला आपने यूज किया ये वहां पर मेंशन कीजिए। उसके बाद जो भी स्टेप्स आ रही हैं वो स्टेप्स फॉलो करो। जो आंसर आया, आंसर निकलने के बाद उस आंसर को बॉक्स में डालो, यूनिट लिखो वहां पर। रेड कलर कभी यूज मत करो, नेवर यूज रेड कलर, आइदर यूज ब्लैक और ब्लू इंक, ओके, नेवर यूज रेड इंक, ओके। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई प्रूव करने का आंसर है, तो लास्ट में भले ही आपका थ्योरम प्रूव नहीं हुआ हो, भले ही आपका डेरिवेशन प्रूव नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ तो निकालकर कंक्लूड किया ना, हेंस प्रूव्ड जरूर लिखिए। कोई जल्दबाजी में टीचर चेक करता हुआ आएगा, हाँ हेंस प्रूव्ड आंसर तो आ ही गया है इसका कहीं ना कहीं से, चलो नंबर 2 आगे बढ़ो। चेपा चापी भी नहीं करिए, ये भी नहीं कि हाँ इधर उधर से कुछ भी मिला मिलू के और जोड़ तोड़ करके आंसर निकाल दिया, दैट गिव्स बैड इंप्रेशन। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपने एग्जामिनर का अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं। हर पेज पर पीटीओ प्लीज टर्न ओवर जरूर लिखिए। कई बार बच्चे ऐसा नहीं लिखते और पता चला बीच में एक पेज खाली भी छोड़ दिया कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आगे तक जाएगा, अभी इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद आगे के सॉल्यूशंस लिख दिए और पता चला उसके बाद की कॉपी चेक नहीं हुई। तो हमेशा पीटीओ लिखिए, है ना, प्लीज टर्न ओवर, पूरा नहीं पीटीओ लिखो। जब आपका पेपर कंप्लीटली सॉल्व हो जाए तो लास्ट में लिखिए, लास्ट में वहां पर लाइन खींच के खत्म करिए। 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कभी भी मिक्स मत कीजिए। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद 1 या 2 लाइन का गैप देकर लाइन ड्रॉ करो बीच में, उसके बाद अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना शुरू कीजिए। तो डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस को इस तरह से लिखा जाता है जिससे आप अटेंशन सीख कर सकते हैं और आपके स्कूल में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अभी आप लोगों के यूनिट टेस्ट, एक आई गेस की फर्स्ट यूनिट टेस्ट तो हो गया होगा, अभी आपका स्कूल ओपन होते ही फिर से कई स्कूल्स में यूनिट टेस्ट 1 होगा, कुछ में 2 आएगा। आप इन मेथड्स को यूज कीजिएगा, आप देखिएगा आपके मार्क्स इंप्रूव हुए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिनसे आप अपने एग्जामिनर का अटेंशन सीख कर सकते हैं और एक अच्छे अप्रोच के साथ अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, राइट। इसी तरह से टेस्ट के लिए आपको खुद को प्रिपेयर भी करना चाहिए। प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर टेस्ट। अब टेस्ट की प्रिपरेशन में क्या आता है, बच्चे बोलते हैं सर रिवीजन कर रहे हैं। मान लीजिए संडे को टेस्ट है, टेस्ट में ये चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं और आपने उनको रिवाइज करना शुरू किया, बट हाउ टू रिवाइज, रिवाइज कैसे किया जाए? रिवाइज करने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले रिवीजन में जो थ्योरी पढ़ाई गई थी क्लास में वो थ्योरी ढंग से देखनी चाहिए। जो क्लास में एग्जाम्पल्स करवाए गए हैं वो एग्जाम्पल्स देखने चाहिए और केवल थ्योरी पर ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। वो क्वेश्चंस जिनमें आपसे गलतियां हुई थी, जिनको आपने सॉल्यूशन देखा था या जिनकी हेल्प, जिसमें आपने टीचर से डाउट क्लास में डाउट डिस्कस करे थे, ऐसे क्वेश्चंस को इनमें से कुछ क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि इतना तो कर नहीं पाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस लगभग 25% क्वेश्चंस, 20% क्वेश्चंस, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं जरूर करके देखने चाहिए।
ओके, बट आई टेल यू वन थिंग, नेवर स्किप एनी टेस्ट। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे टेस्ट स्किप कर देते हैं, टेस्ट कभी भी स्किप मत करो। हम संडेज को टेस्ट रखते हैं, चैप्टर टेस्ट तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं, है ना, लेकिन संडेज को आपके यूनिट टेस्ट होते हैं यूजुअली, तो आप संडेज के जो टेस्ट है वो दे दीजिए। अगर किसी वजह से आप उस टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं तो इवनिंग में दीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए। प्रैक्टिस एट होम इन टेस्ट लाइक एनवायरनमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हर सब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न की बुक अपने पास रखिए। उसका पर्पस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, उसका पर्पस टेस्ट की प्रिपरेशन करना है। वो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए इस संडे को टेस्ट आ रहा है और मान लो मैथ्स का टेस्ट है, तो मैंने जो चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर का मैंने देखा कि इस चैप्टर में मेरे टेस्ट में 1 घंटे में मुझे इतने क्वेश्चन करने को मिलेंगे, तो अपने घर पर भी एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न की बुक रख ली। जब मैंने थ्योरी पढ़ ली, एग्जाम्पल पढ़ लिए और जो एक्सरसाइज शीट है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए, तो उस बुक को उठाया, आधा घंटे का एक टाइम बाउंड फ्रेम बनाया और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 उसी रेशियो में, जिस रेशियो में एग्जाम में आने ना, उसी रेशियो में आधा घंटे के हिसाब से एक अपना पेपर सेट कर लिया। सेलेक्ट नहीं करना है क्वेश्चन, आप तो रैंडम ले लो, 1 to 20 ले लिए, 21 to 40 ले लिए और बस उनको सॉल्व करना शुरू करो जैसे पेपर में करते हो, और अलग से एक पेपर पे आंसर लिखते जाओ। जो आपने टाइम सेट किया वो खत्म होने के बाद फिर आंसर्स को चेक कर लो, जो गलत हुए सही हुए, इस तरह की प्रैक्टिस करो। बल्कि मैं तो बोलता हूं कि इस तरह की प्रैक्टिस रेगुलर करनी चाहिए, डेली नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट डेज करिए। ऐसा मत करो कि टेस्ट का ही वेट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन अनाउंसमेंट आएगा, जिस दिन टेस्ट आएगा उसके 2 दिन पहले करने लगेंगे। पढ़ते तो आप रेगुलर जा रहे हो, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका क्लास में, घर पर आप उसके 1 या 2 दिन बाद टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, खुद से कर लो, है ना। उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न की बुक रखो अपने पास, हर सब्जेक्ट की अलग अलग है, अभी तो बोलना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। आप क्या करें, आज मान लीजिए साइंस कर लिया तो कल मैथ्स कर लिया, है ना। जो जेई नीट के बच्चे हैं आज फिजिक्स कर लिया, एक दिन का गैप देकर केमिस्ट्री कर लिया, एक दिन का गैप देकर बायोलॉजी कर लिया या मैथ्स कर लिया, ऑल्टरनेट डेज कर लो। वीक में 3 दिन तो कर ही सकते हैं, और 1 घंटा नहीं, आधा घंटा ही दे दो, जितना दे सकते हैं मैक्सिमम। अगर 1 दे सकते हैं तो किसी दिन 1 दे दो, किसी दिन नहीं दे सकते हैं तो आधा दे दो, लेकिन रेगुलरली टेस्ट के एनवायरमेंट में प्रैक्टिस करने की हैबिट डालिए, है ना। तपना तो पड़ेगा, मतलब जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं और एक ड्रीम लेकर चलते हैं, चाहे मैं आज 9th में हूँ या 10th में हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ड्रीम है कि मुझे जेई में जाना है, मुझे आईआईटी में जाना है या मेडिकल कॉलेज में जाना है या ऐसे किसी टॉप इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो फिर मुझे अपने आप को ढालना पड़ेगा, तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो वो ये तपस्या ही है बेटा, और ये वही सब कुछ है जो आप रेगुलर कर रहे हो, और ये वही काम है जो आपसे करने का एक्सपेक्टेशन रखा जाता है, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप घर पर हो या चाहे आप क्लासेस में हो। ओके, टेक सफिशिएंट स्लीप इन द नाइट बिफोर टेस्ट, दैट विल हेल्प यू टू बी एनर्जेटिक इन द टेस्ट। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। कई बार मैं देखता हूं कि कल टेस्ट, वो मेथड का क्या नाम बताया था आपको याद है क्या किसी को? एक मेथड का ना, एक मैंने मेथड बताया था, हाँ याद आ गया, याद आ गया, बता दिया मुझे, थैंक यू थैंक यू। टिक सर्किल क्रॉस, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, ये मेथड आपको याद रखना है ना, इसी मेथड से आपको काम करना है। और मैं आज आपको, मैंने ये टिक सर्किल क्रॉस मेथड समझाया ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए, और सब्जेक्टिव बुकलेट में कैसे आंसर देना है ये मैंने आपको समझाया। एनालिसिस कैसे करना है कि अपनी गलतियों को हम सुधार सकें, ज्यादा अच्छे नंबर ला सकें। थोड़ा सा वेट करिए, एक इसी तरह का सेशन में आपके आगे बहुत जल्दी प्लान करूंगा जिसमें एनालिसिस आपको समझाऊंगा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद क्या करना चाहिए।